वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ये एक क्वेश्चन पेपर है साइंस का मिड टर्म 2022 और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोगों से कहता है इंस्ट्रक्शन में, ओके, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस का हम लोग को आंसर देना है और हम लोग को यहाँ पे कितना टाइम मिल जाएगा, तो टाइम मिल जाएगा 3 आवर्स और हम लोग को यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे, कितने मार्क्स मिल जाएंगे 80 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 आवर्स का समय है और हम लोग को मार्क्स मिल जाएगा कितना, 80 मार्क्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टेक दी करेक्ट ऑप्शंस की। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये MCQ टाइप का है। इसमें से हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोगों को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से एक ऑप्शन अपना करेक्ट है जिसको हमको यहाँ पे टिक कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे कहता है अन ऑर्गेनिज्म दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल इज। अब इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है मशरूम, मशरूम हमारा नहीं होगा, ओके। और दूसरा है म्यूकर, ये भी हमारा नहीं होगा। अभी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राइजोबियम। तो हम लोग यहाँ पे राइजोबियम को टिक करेंगे, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। और ये लास्ट में हमारा है राइजोपस, ये भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें कहते हैं काउ इज अन। तो काउ हमारा क्या है, कौन सा कैटेगरी में आता है, ये हमको बताना है। तो हम जानते हैं ना काउ अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर सकता, इसलिए क्या ये हमारा सेप्रोट्रॉप्स कहलाएगा, नहीं सेप्रोट्रॉप्स तो नहीं कहलाएगा, पैरासाइट भी नहीं कहलाएगा, ये हमारा हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हेटरोट्रॉप्स को क्या कर लेते हैं ना, टिक कर लेंगे, क्योंकि हेटरोट्रॉप्स ही है काउ, ये अपना भोजन खुद से तैयार नहीं कर सकता। तो फिर से हम लोग यहाँ पे C नंबर ऑप्शन को क्या करते हैं, टिक कर लेते हैं, ओके। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा ऑटोट्रॉप्स, ये हमारा नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है द केमिकल सिंबल Ag रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट। Ag जो हमारा है ना, ये हमारा Ag हमारा जो केमिकल सिंबल है वो कौन सा एलिमेंट के लिए आता है। तो ऑप्शन की हम बात करते हैं। ऑप्शन में पहला आता है सोडियम, सोडियम नहीं होगा, एल्युमिनियम भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, सिल्वर होगा, सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पे सिल्वर को टिक कर लेंगे, क्योंकि सिल्वर का ही हमारा Ag होता है। और लास्ट में हमारा सल्फर है, सल्फर भी हमारा नहीं होगा। सोडियम के लिए सिंबल क्या होता है, Na। सोडियम के लिए हमारा सिंबल क्या होता है, सोडियम के लिए होता है कैपिटल N और स्मॉल a। और एल्युमिनियम के लिए होता है कैपिटल A और स्मॉल l। ठीक है, और सल्फर के लिए हमारा एक लेटर होता है कैपिटल S और सिल्वर के लिए हुआ करता है Ag। तो हम यहाँ पे क्या किया ना, सिल्वर को टिक आउट कर लिए, राइट। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, इसमें कहता है व्हेन वी होल्ड आवर हैंड्स क्लोज टू द साइड ऑफ अ फ्लेम दे गेट वार्म्ड अप मेनली ड्यू टू। देखिए हम लोग ना जब भी अपने हाथ को रखते हैं, अपने हैंड्स को रखते हैं क्लोजली, किसके क्लोज रखते हैं, तो कोई भी फ्लेम है जहाँ पे आग लगा हुआ है उसके आसपास हम लोग अपने हाथ को रखते हैं, तब क्या होता है ना, हमारा हाथ गर्म हो जाता है, हम लोग को गर्मी महसूस होती है, ओके। ये हमारा किसके वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, इसकी हम बात करेंगे। तो पहला कहता है कंडक्शन एज वेल एज कन्वेक्शन। तो क्या कंडक्शन हमारा होता है, कंडक्शन तो हमारा नहीं होगा। कंडक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंडक्शन तभी होता है जब 2 बॉडीज़ है ना कांटेक्ट में रहते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा हाथ और फ्लेम के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए कन्वेक्शन वाला जो केस आप देख रहे हैं ये कंडक्शन हमारा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आता है कंडक्शन, तो फिर से हमारा कंडक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। और फिर आता है कन्वेक्शन। देखिए कन्वेक्शन का जो केस है ना, कन्वेक्शन का केस हमारा जनरली लिक्विड जो गर्म होता है, जैसे वाटर को हम लोग हीट करते हैं ना, तो वाटर पूरा बॉडी हमारा गर्म हो जाता है, तो वो हमारा वहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा होता है। तो अभी ना इस केस में हम कन्वेक्शन को नहीं लेंगे,
हम जो करेक्ट आंसर लेंगे वो हम लेंगे यहाँ पे रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन इज़ द करेक्ट आंसर, हम लोग ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रेडिएशन को टिक कर लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेडिएशन डी नंबर पे। आइए हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है। अब 5 नंबर पे कहता है अस्पायरोगायरा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। हमारा जो अस्पायरोगायरा है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और वो कौन सा मेथड यहाँ पर है। ओके, तो इस केस में हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, हमारा जो फ्रेगमेंटेशन है वही हमारा करेक्ट आंसर है। स्पोरेंजिया में रिप्रोडक्शन हमारा कौन सा मेथड से हो रहा होता है, तो फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे और भी हमारे पास हैं, जैसे बडिंग तो हमारा नहीं होगा। बडिंग हमारा किस में हुआ करता है, तो हम लोग जानते हैं बडिंग हमारा हुआ करता है ईस्ट में। ओके, तो बडिंग हमारा ईस्ट में होता है, जानते हैं। अभी देखिए स्पोर फॉर्मेशन हमारा हुआ करता है स्पोरेंजिया में। ठीक है, स्पोरेंजिया अगर रहता तो हम लोग यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन लिखते। तो स्पोरेंजिया में हमारा हुआ करता है स्पोर फॉर्मेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन आप किसी का भी ले सकते हैं, जैसे रोज़ है ना। यहाँ पे रोज़ हो गया जो कि हमारा प्लांट्स के लिए बेसिकली आया करता है। अब इसमें और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, तो हमारा फ्रेगमेंटेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम कहते हैं यहाँ पे 6 नंबर, विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नेचर्स प्लोमेन। तो ये क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म को ही हम लोग कहते हैं नेचर्स प्लोमेन, और ये सब हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पे कहा गया है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड दी। क्या हमारा होगा, आप देखिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारा एक मिरर है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लिया, इस तरह का एक मिरर ड्रॉ कर लिया। अब मिरर ड्रॉ किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात की गई है, तो पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल लेते हैं। ये हम यहाँ पे क्या ले लिए, नॉर्मल। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, यहाँ पे एक रे जो हमारा आएगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया इक्वल्स द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दी नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम कहते हैं क्या, हम कहा करते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है, ये हमको देखना है। तो ये हमारा होगा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, और ये सारे ऑप्शंस हमारे गलत होंगे। आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स की ओर बात करेंगे। तो ट्रू फॉल्स कहता है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसके लिए हमको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग देखेंगे, कहता है वाटर अकर्स इन इट्स सॉलिड फॉर्म इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। जो वाटर होता है ना वो ग्लेशियर्स में या फिर आइस कैप में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे टी लिखेंगे, टी फॉर ट्रू हो जाएगा हमारा। ओके, अब दूसरा जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज लीफ। जो प्लांट्स होते हैं ना उसका फूड फैक्ट्री क्या होता है, उसका फूड फैक्ट्री लीफ होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लीफ में ही उसका फूड प्रिपेयर होता है, इसलिए उसको हम फूड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको हम ट्रू कर लेंगे। अगला क्या कहता है क्वेश्चन, क्रो इज एन ओमनिवर। जो हमारा क्रो है उसको हम क्या कहेंगे, ओमनिवर कहेंगे। यस, क्रो
कौवा जो होता है ना वो आपकी रोटी भी खा सकता है और वो मांस को भी खा लेता है। तो इसलिए हमारा जो क्रो होगा वो ओमनीवर होगा, कि ओमनीवर हम उस तरह के एनिमल्स को कहते हैं जो दोनों तरह के प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी खाया करता है। ठीक है, और इसमें हम लोग ह्यूमन बींग भी आते हैं ओमनीवर में। तो क्रो हमारा क्या है, ओमनीवर है, ये हम ट्रू हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कहा गया है हीट। हमारे पास जो ना ये हीट है ना, हीट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय डूइंग वर्क। क्या वर्क करके हम लोग हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते? ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, हम लोग वर्क करके ना हमारा हीट प्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे फॉल्स लिखने वाले हैं। चूँकि ये स्टेटमेंट फॉल्स बोला है, हम लोग एफ लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिया ना कैन नॉट, कैन नॉट नहीं, अगर यहाँ पे कैन रहता तो ट्रू होता। ठीक है, हीट कैन बी प्रोड्यूस बाय डूइंग वर्क, तो वो स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन कैन नॉट लिखा हुआ इसलिए फॉल्स हो जाएगा। राइट, आगे देखिए, कहता है वाटर कैन बी एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्या वाटर जो है वो पॉलिनेशन का एजेंट हो सकता है? वाटर कैन बी एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यस। तो ये हमारा ट्रू होगा, क्योंकि वाटर जो है ना वो पोलिनेशन का एजेंट हो सकता है। किस केस में? एक्वेटिक प्लांट के केस में। तो इसको हम यहाँ पे ट्रू कर लेंगे। तो यहाँ पे जितने ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं उसमें से केवल एक ही हमारा फॉल्स हुआ, और ये हमारा है कौन सा, फोर्थ नंबर, और बाद बाकी सारे सेंटेंस हमारे ट्रू हो गए। आइए अब हम यहाँ पे फिलअप की बात कर लेते हैं। अभी ना फिलअप में हमारे पास जो दिया हुआ है इसमें फर्स्ट क्या कहता है, कहा गया है, देखिए द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, फिर कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो हम इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे इक्वल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे जितने फिलअप हैं सारे का आंसर हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं पहले से ही। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो यहाँ पे कहता है, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एसिड फिल करेंगे। हम लोग क्या फिल कर लेंगे, एसिड। ये हमारा क्या होगा ना, एसिड हो जाएगा। चूँकि सेकेंड नंबर पे यहाँ पे कहा गया प्रेजेंट इन दी स्टमक किल बैक्टीरिया। तो क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, हम लोग यहाँ पे फिल करने वाले हैं एसिड। क्लियर। अभी देख लीजिए, आप यहाँ पे एसिड लिख भी सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसिड प्रेजेंट इन स्टमक किल बैक्टीरिया। अगला है इंसेक्ट, है ना। इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इंसेक्टिवोरस। वो हमारा क्या कहलाएगा ना, इंसेक्टिवोरस कहलाएगा। जो प्लांट हमारा इंसेक्ट को अपना भोजन बनाता है उसको हम क्या कह सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम से जानते हैं। आगे है यहाँ पे फोर्थ नंबर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज दी, ब्लैंक्स दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लीवर। लीवर जो हुआ करता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है किसमें, ह्यूमन बॉडी में। और नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट में हमारा है सीड्स ऑफ ऑर्किड गेट डिस्पर्स्ड बाय, किसके थ्रू डिस्पर्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विंड। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विंड हो जाएगा। तो ये भी हमारा फिलअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहता है, कहा गया है डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। जो यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं उसको हमको क्या करना है, डिफाइन कर देना है। अब डिफाइन हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, ये कीवर्ड से लिया गया है। पहला हमारे पास क्या है, पहला जो हमारे पास है इसमें हमको कहा गया है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको हमको डिफाइन कर देना है। तो आइए हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे क्या, देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है,
ईट फूड दैट मे बी इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट। ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा जो हमको यहाँ पे डेफिनेशन देना है उसमें कहा गया है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को हमको डिफाइन करना है, और केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लेंगे, द प्रोसेस विच लीड्स टू अ केमिकल चेंज ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर। वो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस एक नए सब्सटेंस में चेंज होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, केमिकल रिएक्शन कहा करते हैं। राइट। आगे देखिए आता है हमारा टेम्परेचर। हमको टेम्परेचर को डिफाइन करना है। तो टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग लिखेंगे अन इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस में कितना हीट है या कितना वो ठंडा है, उसको हम लोग मेजर करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर हमारा कहलाता है। और उसको ये जो हीट एनर्जी है, कितना हीट है या कम है या ज़्यादा है, वो टेम्परेचर हमको बता देगा। राइट। अगला हमारे पास आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, अभी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि ये हमारा मान लीजिए कि एक मिरर है। ओके, हमारा ये क्या है, एक मिरर है, कुछ इस तरह का एक हमारा मिरर है। ठीक है, तो ये जो हमारा इसको हम यहाँ पे डॉट 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 देते हैं ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। ये देखिए इस तरह से, है ना, एक तरफ से पेंटेड है। तो ये कॉनकेव हमारा मिरर हो रहा है। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे ना, इसका प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा पोल हो जाएगा। यहाँ पे हम C लेते हैं, यहाँ पर हम F लेते हैं। तो देखिए फोकल लेंथ की बात हो रही है। तो फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, जो फोकस है और जो पोल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, ओके, हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर। जो मिरर होता है उसका जो पोल है और फोकस है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसी को हम यहाँ पे फोकल लेंथ कहते हैं। और आगे हमारे पास आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को हमको डिफाइन करना है। ठीक है, तो कीवर्ड से ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए हुए हैं। राइट। तो हमारा ग्राउंड वाटर हम किसको डिफाइन करेंगे, हम लिखेंगे द वाटर दैट सिप्स थ्रू द सॉइल एंड गोजेज अंडर ग्राउंड। वो वाटर जो मिट्टी से होके नीचे जाता है। ठीक है, वाटर दैट सिप्स थ्रू द सॉइल। जो बारिश होती है तो हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारा पानी जो ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, और वही वहाँ पे स्टोर रहता है, और उसी वाटर को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसको हम लोग हैंडपम्प के हेल्प से या फिर आप वेल बना करके, कुआं हो ना, अलग अलग तरह से उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाला करते हैं। फिर आता है हमारा परकोलेशन रेट। तो परकोलेशन रेट हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये भी हमारा कीवर्ड से लिया गया है। कहता है द रेट एट विच वाटर फ्लोज और ट्रिकल थ्रू पोरस सॉइल। जो मिट्टी होती है उसमें जो हमारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, या फिर उसमें कह सकते हैं कि आप स्पेस हुआ करता है, और उस स्पेस से होकर के वाटर कितने तेज़ी से अंदर जा रहा है, फ्लो कर रहा है, उसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, परकोलेशन रेट कहते हैं। कितना फास्ट वो मूव कर रहा है वाटर अंदर ग्राउंड की ओर, उसी को हम क्या कहेंगे, परकोलेशन रेट कहेंगे। और लास्ट में हमारा यहाँ पे आता है न्यूट्रिशन। हमको न्यूट्रिशन को डिफाइन कर देना है। तो न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, अपना फूड किस तरह से प्राप्त करता है और कैसे उसको यूटिलाइज करता है, उसी को हम यहाँ पे न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हमारे पास आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ पे हमको शॉर्ट में आंसर देने हैं। राइट। और इसमें से हमारे पास पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें कहा गया है गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है। तो बहुत ही ईजिली हमारा ये हो जाएगा।
कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो क्या हमारा बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसका इक्वेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कार्बन हमारा बर्न कर रहा है तो कार्बन के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, सी यूज करते हैं। और हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, एयर लिख रहा हूँ मतलब ऑक्सीजन ही है, यहाँ पे हमने एयर लिखा हुआ है, एयर का मतलब आपको ऑक्सीजन समझना है। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, O2 यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एरो साइन देंगे और इधर राइट साइड हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे CO2। तो आप देखिए कितना इजी है ना। हमको यहाँ पे केवल एग्जाम्पल देना था, तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन भी लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ना अगर आप स्टेटमेंट देते हैं तो भी ठीक है, अगर आप केवल और केवल यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो भी आपका गलत नहीं होगा। अगला हमारे पास आता है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है नेम 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में 2 तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसका हमको यहाँ पे नेम लिखना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहला तो होता है ए सेक्सुअल, हम लोग जानते हैं। ठीक है, ए सेक्सुअल, और दूसरा होता है सेक्सुअल। ठीक है, तो ए सेक्सुअल में कोई एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है और सेक्सुअल जो हुआ करता है उसमें 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं। आइए अब हमारे पास एक और यहाँ पे थर्ड नंबर, लिस्ट 4 मेन एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग। जो फिजिकल वेदरिंग है उसके हमको क्या लिखने हैं, 4 एजेंट्स लिखने हैं। तो हम यहाँ पे 4 एजेंट्स में क्या क्या लिखेंगे, पहला तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर, दूसरा लिखेंगे वाटर, तीसरा लिखेंगे विंड, और फोर्थ में लिखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो 4 हमको यहाँ पे लिखने थे, 4 मेन एजेंट्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग, और ये हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। अभी लास्ट ये 4th नंबर कहते हैं नेम 2 वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स। 2 ऐसे मेथड बताने हैं जिससे होकर के हमारा सीड क्या है ना, डिस्पर्स होता है। तो सीड डिस्पर्स होता है, पहला हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाटर, और दूसरा लिख देंगे विंड। ठीक है, विंड और वाटर के हेल्प से हमारा सीड क्या हो रहा होता है, डिस्पर्स हो रहा होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। और ये कहते हैं गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म कोहेसन। तो कोहेसन का हमको यहाँ पे मीनिंग लेना है, तो हम क्या लिखेंगे, द टेंडेंसी ऑफ सिमिलर पार्टिकल्स टू स्टिक टू वन अनदर। जो सिमिलर पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, है ना, कितना उसका कैपेसिटी है, कितना उसका टेंडेंसी है जुड़ के रहने का, उसको हम यहाँ पे कोहेसन कहते हैं। और एक और हमारा यहाँ पे लास्ट में कहते हैं गिव दी केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एंड कैल्शियम। तो हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल क्या होगा, कैल्शियम का केमिकल सिंबल क्या होगा। तो हमारा देखिए हाइड्रोजन का हुआ करता है H, ठीक है, और कैल्शियम का हुआ करता है Ca, C कैपिटल और A स्मॉल होगा। अब यहाँ से हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें से हमको क्या करना है, डिफरेंस करने हैं। तो पहला जो हमको यहाँ पे डिफरेंस लेना है वो हमको किस में डिफरेंस लेना है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हमारे क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और वहाँ पे प्रोडक्ट कितना बनता है, तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देंगे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या ले सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, ठीक है, अ रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होगा ना, एक हमारा सिंगल रिएक्टेंट होगा जो कि सिंगल रिएक्टेंट हमारा ब्रेक करेगा, और यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। यहाँ पे एग्जांपल हम लिए हुए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से हमारा ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमको यहाँ पे दे देगा। तो चलिए ये तो हमारा हो गया यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, किसमें किसमें, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिफरेंस हमारा यहाँ पे हो गया, राइट। दूसरा जो हमारे पास है ये कहता है होलोजोइक न्यूट्रिशन
एंड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दोनों में हमको यहाँ पे डिफरेंस लेना है, तो आइए हम इसको भी डिफरेंस लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, होलोजोइक और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए है ना, आपका आंसर इसमें से कुछ और भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही सेम होगा। तो हमारे पास है होलोजोइक न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक को हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड लिया हुआ है, सेप्रोट्रॉपिक को हमने राइट साइड लिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए हम यहाँ पे क्या किस तरह से नोट करेंगे, लिखेंगे दिस इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है, अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स ईट फूड दैट मे बी इन सॉलिड और इन लिक्विड स्टेट। जो हमारा सॉलिड स्टेट या फिर लिक्विड स्टेट में फूड लिया जाता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जानेंगे। सेप्रोट्रॉपिक में क्या लिखेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। इसमें से हमको ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड और डिकेइंग प्लांट मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है। न्यूट्रिशन ले रहा होता है मीन्स अपना फूड आइटम ले रहा होता है। तो सेप्रोट्रॉपिक में हमारा क्या हो गया कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसको हम कहेंगे सेप्रोट्रॉपिक। होलोजोइक में क्या होगा, होलोजोइक में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सॉलिड फॉर्म में ले रहा है या फिर लिक्विड फॉर्म में ले रहा है फूड आइटम को, तो वो हमारा कहलाएगा होलोजोइक। तो सिंपल था, ये हमने देख लिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और बात करेंगे जो कि हमारा है क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा हमारा है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसके बीच हमको क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो अभी ना क्लिनिकल थर्मामीटर हम किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है ना, इसमें ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लाया जाता है। यानी कि जो भी थर्मामीटर हम लोग ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा कहलाता है क्लिनिकल थर्मामीटर। ये जनरली हमारा डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं पेशेंट के बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ना, ये लैब पर्पज़ के लिए बना हुआ होता है। इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी। लैब में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसमें से क्या टेम्परेचर है उसको हम मेजर करते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज होता है। ये पहला से बेसिक सा डिफरेंस हो गया। दूसरा इसका रेंज जो होता है वो हुआ करता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये हमारा है क्लिनिकल थर्मामीटर का, लेकिन इसका रेंज ज़्यादा होता है। ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, यानी ये ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को मेजर करेगा। और यहाँ पर है कि इसका जो हुआ होता है कैपिलरी ट्यूब, उसमें क्या होता है थोड़ा सा बेंड होता है, स्लाइटली बेंड होता है, जिसको हम लोग किंक कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कैपिलरी ट्यूब जो हुआ करता है क्लिनिकल थर्मामीटर का, वो थोड़ा सा पॉइंट पे बेंड होता है टॉप पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, किंक कहते हैं। ये किंक का क्या फंक्शन आता है, मरकरी को नीचे फॉल नहीं करने देता है। ओके, अब इसमें क्या है ना, इट डज नॉट हैव किसी तरह का इसमें किंक नहीं होता है, इट डज नॉट हैव किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब। तो ये बेसिक सा डिफरेंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और यहाँ नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन 7, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसमें पहला आता है द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर ऑफन केप्ट ब्लैक। तो इसके पीछे हम क्या आंसर देंगे। तो जो बॉटम होता है ना, वो क्या करता है, वो अच्छे से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक कलर वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो हीट एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके इसलिए उसका कुकिंग यूटेंसिल जो होते हैं ना, उसके बॉटम को ब्लैक किया जाता है। हम लोग लिखेंगे दिस इनेबल्स द यूटेंसिल्स टू बेटर एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द फ्लेम। जिस फ्लेम पे हम रखेंगे कुकिंग यूटेंसिल्स को, वहाँ पे वो अच्छे से क्या कर सकता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए हम उसको यहाँ पे रखेंगे। आइए सेकेंड नंबर हमारा जो कहता है स्टेट द रोल ऑफ एसिड इन ह्यूमन स्टमक। जो हमारा स्टमक है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, हम लोग जानते हैं।
अब कौन सा एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। इसका क्या काम है, तो इसका काम यहाँ पे हम लिखेंगे रोल ऑफ एसिड इन स्टमक। इसमें होगा इट किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। जो फूड आइटम लोग लेते हैं अगर उसमें से कुछ बैक्टीरिया है या उसको ये क्या करेगा, किल कर देगा। इट आल्सो प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एंजाइम्स। देखिए हमारे स्टमक में जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो फूड आइटम को डाइजेस्ट करते हैं। अब फूड आइटम को डाइजेस्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है, तो एसिडिक मीडियम को भी ये प्रोवाइड करता है ताकि एंजाइम्स हमारा एक्शन में आ सके। ओके, थर्ड कहता है वाई इज, हमारे पास थर्ड नंबर पे, वाई इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हमारा जो सीड है वो डिस्पर्स होना क्यों ज़रूरी है। ओके, वो एक ही जगह क्यों नहीं रह जाता है, उसको अलग अलग जगह पे क्यों फैलना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज दी this is important because if the seeds are not dispersed, अगर seeds disperse नहीं होते हैं, a large number of germinating seedlings can grow very close to the parent plant। अगर सीड्स का डिस्पर्सन नहीं होता है तब क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा संख्या में पेरेंट प्लांट के पास ही बहुत सारे सीडलिंग ग्रो कर जाएंगी। ओके, ऐसा होने से क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन कंपटीशन बिटवीन ऑल सच सीडलिंग्स एज वेल एज द पेरेंट प्लांट। अगर एक ही जगह ग्रो हो जाएंगे तो वही प्लांट में आपस में उसमें कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन किस चीज़ का हो जाएगा, द कंपटीशन इज़ फॉर गेटिंग लाइट, स्पेस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एक चीज़ के लिए उसमें आपस में ही कंपटीशन हो जाएगा और इस वजह से सारे सीडलिंग्स जो है ना प्रॉपर वे में ग्रो नहीं कर पाएंगी, उसका ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, कुछ का ही हो पाएगा। इसलिए सीड्स का डिस्पर्सन होना ज़रूरी है। जब वो दूर दूर फैल जाएंगे तो उसमें ये कंपटीशन नहीं होगा और जब कंपटीशन नहीं होगा तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे हमको नोट करना था, तो ये भी हमने यहाँ पे कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे कहा जाता है हम लोगों से व्हाट इज सॉइल इरोजन, हाउ कैन इट बी अवॉइडेड। हम लोग आंसर क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर हमारा होगा द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय एजेंट्स सच एज विंड एंड वाटर। अगर हम यहाँ पे विंड या वाटर के हेल्प से हमारा यहाँ पे डिस्पर्सन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है किसका, टॉप सॉइल का, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सॉइल इरोजन कहते हैं। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, तो इट कैन बी अवॉइडेड बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग ट्रीज को लगाते हैं तो मिट्टी को क्या करता है ना, पकड़ के रखता है, उसके जड़ जो है ना मिट्टी को बांध के रखता है, इसलिए उसको रिमूव होने नहीं देगा। स्टॉप करेंगे डिफॉरेस्टेशन, हम लोग पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे, ठीक है, बाय अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग। जिस एरिया में ज़्यादा ग्रास लगा हुआ है, घास लगा हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैटल्स का वहाँ पे ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग नहीं हो, यानी ग्रासेस रहना चाहिए, तभी वो हमारा मिट्टी सुरक्षित रहेगा। अदरवाइज बारिश के पानी के साथ वो भी क्या होगा ना, रिमूव हो जाएगा टॉप लेयर। तो इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। आगे है हाउ डज चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर अफेक्ट द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय इट। अगर हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, ठीक है, अभी जो हमारा कॉनकेव मिरर है ना उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर उसके डिस्टेंस को हम चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में उसका साइज़ किस तरह से बदलेगा, उसका नेचर किस तरह से बदलेगा, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा ना, साइज हमारा चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि डिस्टेंस हमारा कितना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द मिरर इट्स साइज इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक ले जाएंगे ना
तो उसका साइज़ क्या होगा ना, बड़ा होता जाएगा। अब जब उससे दूर लाते जाएंगे यानी मिरर से दूर हटाते जाएंगे तो उसका साइज़ क्या होगा ना, छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक बात और बोला गया है, नेचर किस तरह से बदलेगा। तो जो इमेज है उसका नेचर किस तरह से चेंज होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर में ना दोनों ही तरह के इमेज बनते हैं। हमारा रियल इमेज भी बना करता है। कैसा इमेज बना करता है, रियल और वर्चुअल दोनों तरह का इमेज बना करता है। ओके, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन ये हमारा यहाँ पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिस जगह पे रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसाइड होगा कि वो हमारा नेचर क्या होगा। तो नेचर जो है ना बेसिकली हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारा फोकस के बाहर जब भी ऑब्जेक्ट हमारा होता है तो उस कंडीशन में हमारा किस तरह का इमेज बना करता है। देखिए, जब भी हमारा फोकस के बाहर होगा, मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर कह रहा हूँ। कैसा मिरर, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारा कैसा है, कॉनकेव मिरर। तो इसमें P यहाँ पे हो गया, F यहाँ पर हो गया। तो देखिए, फोकस के बाहर हमारा कभी भी ऑब्जेक्ट रहे तो उस कंडीशन में हमारा कैसा इमेज बनता है, रियल बना करता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि रियल इमेज कब बनता है, जब फोकस के बाहर रहे। फोकस के बाहर कहीं भी रह सकता है। लेकिन अगर फोकस के अंदर आ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा वर्चुअल इमेज बना करता है। कैसा इमेज बना करता है, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज बनने का क्या क्राइटेरिया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के अंदर आ जाए। कहाँ पर आ जाए, फोकस के अंदर, तब हमारा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। यानी कि आप कह सकते हैं कि F एंड P के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हमारा वर्चुअल इमेज बना करता है। लेकिन अगर F से बाहर है, F के बाहर कहीं भी रखा हुआ है तो वो हमारा रियल इमेज ही बना करता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिक सा हमारा पॉइंट था जिसको हम यहाँ पे समझ चुके हैं। तो नेचर हमारा किस पे डिपेंड करता है, नेचर हमारा यहाँ पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है। समझ गए। अब ये देखिए, हमारे पास एक और क्वेश्चन कहता है, नेम 2 एक्टिविटीज विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीवेज। सीवेज का फॉर्मेशन होता है, वो कौन सा एक्टिविटी है, वो हमको 2 एक्टिविटीज़ यहाँ पे नोट करने हैं। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहला तो लिख देंगे बाथिंग, हम लोग बाथिंग करते हैं, और दूसरा वॉशिंग क्लॉथेज, और भी आप कुछ यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, यहाँ पे हम लोगों को ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या कहा गया है, ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम। ठीक है, ड्रॉ एंड लेबल, उसको लेबल भी करना है, किसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हमको यहाँ पे डायग्राम बना के लेबल कर देना है। और यहाँ और भी हमारे पास है, और हमारा क्या है, ये कहता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर हैं उसके अलग अलग पार्ट्स को दिखाइए, ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी ना हम यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए बुक में हमारा दिया हुआ है, ये जो डायग्राम है, अब देखिए बुक में दिया हुआ है, इसी को आपको फॉलो करना है। ये दोनों में से कोई भी एक डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्या कहता है, यहाँ पे कहता है ड्रॉ रे डायग्राम। हमको रे डायग्राम ड्रॉ करने हैं। किस तरह का रे डायग्राम, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, हमको इमेज का फॉर्मेशन का दिखाना है, और कब दिखाना है, तो एक कंडीशन है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है C एंड F के बीच। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, और ये कौन सा मिरर लिया गया है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में हमको दिखाना है C और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका डायग्राम बनाना है। अब ये भी हमारा बुक में बना हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा डायग्राम है ना, ये हमारा हमको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इसमें क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है फोकस, ये हमारा हो गया फोकस, राइट, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो इसके बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कहाँ पर बन रहा है, इसका इमेज इधर बन रहा है। ओके, और ये इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो रियल इमेज हो गया। तो सी और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। इमेज का नेचर क्या हो गया, रियल हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड यानी उल्टा हुआ है, उल्टा हुआ है और बड़ा है, साइज में क्या है ना, बड़ा है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा साइज है किसका, इमेज का। तो ये हमको 5 मार्क्स यहाँ पे दे देगा। तो इस तरह से ना हम लोगों ने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को देख लिया और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू. So like this video, share with others and do some comments.